आज हम लोग जा रहे हैं करने विज़न आईएएस, जिसमें कि पीटी टेस्ट 1 हम लोग करेंगे। इसमें जो सिलेबस है वो पॉलिटी का सिलेबस है। तो ये हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में करने के लिए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एकदम नया चैनल है मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइडेंटिटी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ कलेक्टिव आइडेंटिटी टू द पीपल व्हेन दे एग्री टू द बेसिक नॉर्म। ठीक है, तो ये देखने में सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? क्योंकि कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है, ग्रुप ऑफ द पीपल को कलेक्टिव आइडेंटिटी ये प्रोवाइड कर रहा है जो कि बेसिक नॉर्म्स है। ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स प्रोवाइड अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी बट नॉट अ मोरल वन। ठीक है, मोरालिटी का बात किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दुनिया भर की चीज़ें। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, एक तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, एक तरीके से आंसर नंबर 1। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करता है क्या, फंडामेंटल आइडेंटिटी करता है, जिसमें कि कलेक्टिव आइडेंटिटी आती है। ठीक है, जब इंडिविजुअल क्या होते हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी में कोई भी इंडिविजुअल आता है हमारा, वो बेसिक नॉर्म को एक्सेप्ट करता है, जिसपे कि हमारी गवर्नेंस और अथॉरिटी के बारे में बात होती है। ठीक है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी बेसिकली नहीं होती है। मोरल आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट कर रहा है हमारा। ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी और मोरल आइडेंटिटी को गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, तो इस वजह से वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शंस आर अवेलेबल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू अ पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अगर वो डिटेन है तो कौन सी, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए हमारा कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 22 आता है। ठीक है, इसमें कि किसी भी पीपल को अरेस्ट या डिटेन किया जाता है। The ground of attention should be communicated to detainee if it is against the public interest। ठीक है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो ये स्टेटमेंट जो है एक तरीके से हमारा क्या है, गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के अगर अगेंस्ट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी जिसको हमने डिटेन्यू जो भी है जिसको हमने डिटेन किया है उसको हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 22 आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, द डिटेन्यू मस्ट बी रिलीज आफ्टर 24 आवर अनलेस मजिस्ट्रेट ऑथोराइज द फर्दर डिटेक्शन। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी हमारा दो लॉ होते हैं, कौन से होते हैं, एक हमारा ऑर्डिनरी लॉ होता है और एक हमारा कौन सा होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ठीक है, तो अगर ऑर्डिनरी लॉ के अंदर किसी को भी हमने अरेस्ट किया हुआ है, किसी को भी अरेस्ट किया हुआ है पुलिस ने, तो उसको क्या करना है, 24 आवर के अंदर रिलीज़ करना है। बट अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम 24 आवर के अंदर उसको रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द डिटेन्यू मस्ट बी ऑफर एन अथॉरिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन लॉ। ऑब्वियसली उसको तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटी तो दी ही जाएगी, तो इसका हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डीपीएसपी। पहला पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस लॉ। ठीक है, तो स्टेट की ड्यूटी तो होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दे हेल्प इन कोर्ट एग्जामिनिंग डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। ऑब्वियसली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कोर्ट डिटरमिन करता है इसके लिए। ठीक है, बेसिकली डीपीएसपी क्या होते हैं, नॉन जस्टिसएबल होते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो होती है बेसिकली वो कोर्ट क्या करता है, अप्लाई करता है, जिसमें आर्टिकल हमारा 14, आर्टिकल 19 एक तरीके से फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे जैसे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बार रूल किया हुआ है, अगर ये पाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फाइंड करता है कि कोई भी लॉ है, ठीक है, जिस ये क्वेश्चन कर रहा है कि हमें डीपीएसपी को इफ़ेक्ट देना है कि नहीं देना है, डीपीएसपी को इफ़ेक्ट देना है कि नहीं देना है। ठीक है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 एक तरीके से इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो एक तरीके से डीपीएसपी को भी फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रायोरिटी दी गई हुई है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट एक तरीके से सही है।
सेकंड क्या, दे ऑपरेट एज अ लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसमें देखो बेसिकली क्या है कि ये क्या करते हैं, एज अ लिमिटेशन हमारा बेसिकली क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, एज अ लिमिटेशन काम करते हैं। किस पे लिमिटेशन काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव और आर्बिट्री लॉ ऑफ द स्टेट। तो इसका क्या होगा, हमारा तीनों स्टेटमेंट एक तरीके से करेक्ट होगा। ठीक है, विजन का अगर आप आंसर की देखोगे तो उसमें आंसर नंबर सी दिया हुआ है, बट एक्सप्लेनेशन में आप देखोगे तो उसमें इन्होंने इसको करेक्ट बताया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से लिमिटेशन तो ऑब्वियसली है, लॉ तो लॉ का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो डीपीएसपी भी तो लिमिटेशन प्रोवाइड कर ही रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑल द स्टेटमेंट हमारा एक तरीके से क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट कौन अप्लाई कर रहा है, तो इट इज़ एन आइडियोलॉजी विच प्रमोट सुप्रीमेसी ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये स्टेटमेंट हम देख सकते हैं, बट ये उतना ज़्यादा हमें वैलिडेट नहीं कर रहा है। इट मीन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी इन डेमोक्रेटिक कंट्री। जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है। बहुत से ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे एक तरीके से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। ठीक है, तीसरा क्या है, इट डिनोट द प्रिंसिपल दैट द गवर्नमेंट डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड इज़ लिमिटेड बाई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि लिमिटेशन हमारा क्या लगाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिमिटेशन लगाता है। तो और क्या बोलता है कि और जो पावर है वो कहाँ से डिराइव कर रहा है, एक तरीके से अथॉरिटी कहाँ से डिराइव कर रहा है, फंडामेंटल लॉ से अथॉरिटी डिराइव कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में एक तरीके से सब आ गया। तो ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से सही है, सही है, ये स्टेटमेंट सही है। इट मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रोवाइड सर्टेन इन इनएलिनेबल राइट टू द सिटीजन। ठीक है, जरूरी नहीं है। ओके, ऑपरेशन अमृत के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन अमृत। तो ये बेसिकली एंटीबायोटिक्स के बारे में बात किया गया है। ये करंट अफेयर का न्यूज़ है जिसको कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली क्या था कि केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया हुआ था, क्या लॉन्च किया है, ऑपरेशन अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है, एंट्री माइक्रोबायल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। ठीक है, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। ठीक है, तो किसके लिए, ओवर ओवर यूज़ ऑफ, ठीक है, ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक इन द स्टेट। तो उसको ओवर यूज़ को रोकने के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपी। डीपीएसपी का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा है, बट ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। पॉलिटिकल जस्टिस, ये भी उसमें पॉलिटिकल जस्टिस देना चाहिए, ये तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, फंडामेंटल राइट्स में भी है। ठीक है, डीपीएसपी में भी है, बट हमको फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव एक तरीके सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये देखो स्टेटमेंट एक तरीके से बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, जिसमें एक तरीके से हमारा सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दोनों आ, सोशल में हमारा ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इकोनॉमिक में एक तरीके से सब चीज़ें, लिबर्टी ऑफ फेथ। ठीक है, ये रिलीजन के बारे में है, एक तरीके से फेथ के बारे में है। तो देखो 4 ऑप्शन है, 4 में बेस्ट ऑप्शन कौन है, यही बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, इट वाज क्रिएटेड थ्रू द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है एक तरीके से ये सही स्टेटमेंट है। क्यों सही स्टेटमेंट है, क्योंकि 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में किया गया था। क्यों, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी ये था, ये हमारा कब आया था, ये हमारा आया था 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 में आया था। ठीक है, इसमें एससी एसटी दोनों थे, लेकिन दोनों को अलग किस में किया गया, तो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में इसको अलग किया गया था। द कंडीशन सर्विस टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन मेंबर आर डिटरमिन बाय द प्रेसिडेंट। यस, प्रेसिडेंट ही डिटरमिन करता है। द कमीशन वाइल इंक्वायरिंग इनटू एनी कंप्लेंट हैज़ ऑल द पावर ऑफ द सिविल कोड। ठीक है, सिविल कोड का इसके पास सभी पावर है। ठीक है, तो एक तरीके से इसका जो है हमारा तीनों स्टेटमेंट एक तरीके से क्या है, सही है। तो हम कहाँ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, देखो यहाँ पे फोकस करना है, क्वेश्चन पढ़ना है तो सही से। सोशलिस्ट प्रिंसिपल दैट आर रिफ्लेक्टेड इन डीपीएसपी। तो डीपीएसपी में सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन कौन से हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पीपल। ठीक है, टू द पुअर। ठीक है, तो ये एक तरीके से सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आ रहा है। हाँ, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आ रहा है, क्योंकि ये सोशल की तरफ हमारा काम कर रहा है। ठीक है,
सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट ये है कि हमें क्या करना है, टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड इनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो विलेज पंचायत एक तरीके से, ये विलेज पंचायत ये हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल में नहीं आएगा। टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन मैटरनिटी रिलीफ, ये भी सोशलिस्ट में एक तरीके से आएगा। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट हो गए हमारे? स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। ये स्टेटमेंट एक तरीके से हमारा जो आएगा गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल ये 40 है। ये कौन सा आर्टिकल है? ये हमारा आर्टिकल 39A है। और ये कौन सा आर्टिकल है? ये हमारा आर्टिकल 42 है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ओनली बी स्टेटमेंट सही होगा। क्यों? क्योंकि विलेज पंचायत बेसिकली किसने बात की थी? हमारी गांधी जी ने बात की थी, तो गांधीयन प्रिंसिपल है ये। बाकी ये दोनों सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो 1976 में कौन कौन सा हमारा आर्टिकल हुआ था? ठीक है, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक्ट में, तो हमें क्या करना है? टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। हाँ, ये हुआ था। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल हमारा है 39 आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये भी हमारा ऐड किया गया था, आर्टिकल 39A है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटी इन द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये हमारा हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये हुआ था। ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट हमारा नहीं आएगा। तो इसमें कितने हो गए? 2। ठीक है, तो इसमें और कौन सा स्टेटमेंट हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था? हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। और और क्या था? और क्या था हमारा? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में ये हुआ था। ठीक है, तो टोटल हमारे एक तरीके से देखो तो इतने आर्टिकल हमारे 42nd में हुए थे। 44th में हमारा एक आर्टिकल हुआ था, आर्टिकल 38। ठीक है, और 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक एक्ट था, जिसमें कि हमने क्या किया था? एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात किया था। 97 कब आया था हमारा? 2011 में आया था। और एक 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था हमारा 2002 में, जो बेसिकली किसके बारे में बात करता है? जो किसके बारे में बात कर रहा है? हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात कर रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि जो भी एजुकेशनल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अंडर 6 ईयर ऑफ एज, ठीक है, सबको एजुकेशन देनी है। ये कब आया था हमारा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था। ठीक है, तो कौन सा इसका स्टेटमेंट सही होगा? केवल 2 स्टेटमेंट इसमें हमारा सही होगा। थर्ड स्टेटमेंट जो है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इनकम, ये किसमें आया था हमारा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अ स्टेट कैन बी फॉर्म बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट थ्रू अ बिल पास्ड बाई। ठीक है, तो इसको बिल कैसे पास करते हैं? ये सिंपल सी बात है। ये हमारा किससे पास होता है? सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। ठीक है, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट बेसिकली इसको पास कर सकता है। ये लक्ष्मीकांत का टॉपिक है, इसको लक्ष्मीकांत आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो ये आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हिमालयन वुल्फ वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमालयन वुल्फ इज करेक्ट। ठीक है, इट इज़ द ओनली स्पीसीज वुल्फ फाउंड इन द इंडिया। ठीक है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। और भी कोई ना कोई एक स्पीसीज तो होगा जो इंडिया में और पाया जाता होगा, तो ओनली आ गया यहाँ पे एक तरीके से। ठीक है, ये क्या करना है? जैसे हिमालय, जैसे भी कहीं पे वाइल्ड लाइफ आएगा, तो वहाँ पे कुछ एक वाइल्ड लाइफ है जो जहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, बाकी सबके लिए ये सही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया ओनली, इट इज़ नेचुरली फाउंड इन द ट्रांस हिमालयन रीजन ओनली। ठीक है, ट्रांस हिमालयन रीजन, जरूरी नहीं है कि हिमालयन वुल्फ ट्रांस हिमालयन रीजन में ही मिल रहा है, और कहीं भी रीजन में मिल सकता है हिमालयन वुल्फ। ठीक है, हिमालय के और भी रीजन है। इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड। ठीक है, ये इंडेंजर्ड स्पेसीज में कैटेगराइज्ड है, इंडेंजर्ड नहीं है, ये वल्नरेबल है। ठीक है, IUCN में, तो कोई भी स्टेटमेंट इसका सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि विद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द CBI। इट derive its पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट एक तरीके से हमारा क्या है? सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये अपना पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 से डिराइव
करता है, ठीक है। सीबीआई बेसिकली कब हुआ था? सीबीआई जो हमारा एक तरीके से सेटअप किया गया था 1963 में, एक रेजोल्यूशन से सेटअप किया गया था। बट ये किस में आता है? जो अपना पावर ये कहाँ से डिराइव करता है? इस एक्ट से ये पावर डिराइव करता है, ठीक है। इट फंक्शन अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? नहीं, ये किसके अंदर फंक्शन करता है? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, इसके अंदर ये काम करता है। इट इन्वेस्टिगेट द क्राइम अगेंस्ट इकोनॉमिक अफेंस, ठीक है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है एक तरीके से? इन द कंटेक्स्ट ऑफ आकाश एनजी, एनजी मतलब न्यू जनरेशन मिसाइल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? आकाश एनजी इज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। आकाश एनजी क्या है हमारा? सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट है ये हमारा? है करेक्ट स्टेटमेंट है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था एक तरीके से चांदीपुर कोस्ट से एक तरीके से लॉन्च किया गया था, ठीक है। द मिसाइल सिस्टम इज इक्विप्ड विथ द रामजेट इंजन, ठीक है। इक्विप्ड विथ द रामजेट इंजन, नहीं रामजेट इंजन इसमें नहीं था, इसमें रामजेट इंजन नहीं था, ठीक है, एक तरीके से। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हायर एल्टीट्यूड पास कर रहा है, ठीक है। इस वजह से सॉलिड रॉकेट मोटर यहाँ पे यूज़ किया गया है, रामजेट इंजन नहीं यूज़ किया गया। क्या यूज़ कर दिया? सॉलिड रॉकेट मोटर, ठीक है, जिसने रामजेट इंजन को रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज़ इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप बाय द डीआरडीओ, ठीक है। इट इज़ इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप बाय डीआरडीओ प्लस भारत डायनामिक लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारत डायनामिक लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। दोनों ने इसको मिल के डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। द मिसाइल सिस्टम कैन बी लॉन्च फ्रॉम बोथ स्टेशनरी एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पहले तो हम स्टेशनरी से करते थे, फिर दूसरा या तो बस मोबाइल से कर रहे हैं, लेकिन अब स्टेशनरी एज वेल एज मोबाइल दोनों से इसको हम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? एक तरीके से जनरल स्टेटमेंट है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या होगा? एक तरीके से एडवांस वेपन सिस्टम भी बनेंगे। तो ओनली 2 स्टेटमेंट इसके हमारे क्या है? एक तरीके से सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो ये गलत है, सॉलिड रॉकेट मोटर यहाँ पे यूज़ किया गया था, और डीआरडीओ प्लस इसमें यूज़ किया गया था आपका भारत डायनामिक लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि बॉडी है और उसके चेयरमैन एक तरीके से हमारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चीफ मिनिस्टर, ये सही है। नीति आयोग, ये सही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन एक तरीके से कौन होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें कितने होगा हमारे? ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेज आर रिलेटेड टू द डिस्प्यूट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ठीक है। तो इसके लिए आपको चीज़ें एकदम पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सा हमारा डिस्प्यूट रिलेटेड है, तो इसको एकदम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला केस जो आया था हमारा, जो डिस्प्यूट हुआ था 1951 में, जो कौन सा केस था? चंपाकम दोराई राजन केस, चंपाकम दोराई राजन केस, ये कब हुआ था हमारा? 1951 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि बेसिकली इन्होंने क्या किया था? फंडामेंटल राइट को बोल दिया था कि डीपीएसपी से क्या है, एक तरीके से डीपीएसपी से ये ज़्यादा प्रेफरेंस इसको मिल रहा है, ठीक है। अगर दोनों की लड़ाई हो जाएगी तो किसको जीतेगा? फंडामेंटल राइट जीतेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, सेवन्थ अमेंडमेंट हुआ था। फिर उसके बाद 1967 में आया था, कौन सा केस आया था? गोलकनाथ केस आया था, ठीक है। गोलकनाथ केस में ये हुआ था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि ये सैक्रोसेंट इन नेचर बोला गया था, ठीक है। ये बोला कि फंडामेंटल राइट को हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। फिर उसके बाद आया था 1973 में, कौन सा आया था? केशवानंद भारती केस आया था, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आया पर अपना कौन सा आया? मिनर्वा मिल्स केस आया, ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस कब आया था? 1980 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि डीपीएसपी को प्राइमेसी दिया था फंडामेंटल राइट के ऊपर, कि डीपीएसपी क्या बोला कि अगर डीपीएसपी को हम फंडामेंटल राइट के ऊपर, ठीक है, रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड इसको इन्होंने घोषित किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें ये बेसिकली क्या बोला कि डीपीएसपी जो है वो क्या है? फंडामेंटल राइट से सबॉर्डिनेट है, ठीक है। बट ये भी है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को सबॉर्डिनेट इन्होंने किया था
कब? जब आर्टिकल 39B और 39C, आर्टिकल 39B और 39C अगर लगता है तो वहाँ पे एक तरीके से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 क्या हो जाते हैं, DPSP से छोटे हो जाते हैं। ठीक है, ये था। और कौन सा केस था हमारा? और एक केस था मनेका गांधी केस। मनेका गांधी केस कब आया था? 1980 में आया था। ठीक है, मनेका गांधी केस कब आया था हमारा? 1980 में आया था। ठीक है, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है हमारा? यहाँ पे मनेका गांधी केस दिया हुआ है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ ये किससे रिलेटेड है हमारा। ये रिलेटेड है हमारा बेसिकली एक तरीके से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, जिसको कि बेसिकली क्या बोल दिया गया, इन्होंने रिप्लेस कर दिया था किससे? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को इनको रिप्लेस कर दिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से रिप्लेस किया हुआ था। ठीक है, और कौन सा है? IR कोयलो केस, ये 2007 में हुआ था। ये तो 9th शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें हमारा कितने ऑप्शन हो गए? कितने ऑप्शन हो गए? केवल गोलकनाथ केस जो है वो बेसिकली रिलेट कर रहा है हमारा, किससे रिलेट कर रहा है? ठीक है, गोलकनाथ केस हमारा बेसिकली क्या है? गोलकनाथ केस में इन्होंने बोला था कि ये सुपरसेंट, ये बेसिकली क्या है, फंडामेंटल राइट बेसिकली क्या होता है, DPSP से ऊपर आता है। तो एक ये केस हो गया, और एक कौन सा केस हो गया? मिनर्वा मिल्स केस। मेनका गांधी केस किससे रिलेटेड है हमारा? प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ को इन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर दिया। IR कोयलो केस 9 शेड्यूल से। तो केवल दो स्टेटमेंट इसमें हमारे क्या है, एक तरीके से सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के क्या बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग। क्या है इसमें? क्या बोल रहा है? रिडक्शन ऑफ पावर ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, ये नहीं कर सकते हैं कि हाई कोर्ट का पावर रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हाई कोर्ट का जो भी पावर है वो पावर उसमें मेंटेन रहता है। ठीक है, आर्टिकल 355 बेसिकली क्या बोलता है? आर्टिकल जो 355 है वो हमारा ये बोलता है कि सेंटर के ऊपर एक ये ड्यूटी इम्पोज करता है कि हर एक स्टेट में जो भी हमारा गवर्नेंस है या फिर जो भी गवर्नमेंट है वो कैसे हो हमारा, एक तरीके से अकॉर्डिंग विद द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न से चले। अगर ये नहीं होता है तो फिर आर्टिकल 356, फिर आर्टिकल 356 के अंदर वहाँ पे क्या लग जाता है? प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ठीक है, तो डिसमिशल ऑफ स्टेट्स काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है स्टेट काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। इसको ये डिसमिस कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है एक तरीके से। और कौन सा है? कर्टेल फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट पे एक तरीके से कोई इफेक्ट नहीं होता। फंडामेंटल राइट पे किस पे इफेक्ट होता है? हमारा नेशनल इमरजेंसी पे एक तरीके से इफेक्ट होता है। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया हमारा? ओनली वन। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द प्रेसिडेंट हैज़ विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन है? कौन कौन सा ऑप्शन इसके पास है? इसके पास एक ऑप्शन है, ही कैन विद होल्ड द एसेंट ऑफ द बिल। नहीं, उसको तुरंत देना होता है। एक्सेंट ऑफ द बिल देना होता है। ही कैन रिटर्न द बिल। नहीं। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट नहीं है, उसको भाई एसेंट देना ही देना है। ठीक है, तो ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 19 हमने अभी करेंगे, 18 हमने किया नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिफाइंड। ठीक है, किसने डिफाइन किया है भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ये डिफाइन है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव। ठीक है, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म बाय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स। ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल द मैटर रिलेटेड टू द लीगल सेफ गार्ड फॉर द एस। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। टू प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग क्या बोलेंगे, इसको गलत है, लेकिन ये उसमें प्रोविज़न में दिया गया है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी इनको रखना है। ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी रखना है। टू रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑन द वर्किंग। ठीक है, ये रिपोर्ट भी करते हैं। तो इसका तीनों स्टेटमेंट एक तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब पैसेज। ठीक है, कौन सा पैसेज हमारा, कौन सा जो ये पैसेज दिया हुआ, कौन सा एक्ट डिस्क्राइब करता है? ठीक है, तो इट सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। इन अदर वर्ड, एस्टेब्लिश अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस legislative wing of the council function as a mini parliament adopting the same procedure as a British parliament। ठीक है,
तो ये फर्स्ट टाइम बेसिकली किस किस में आया था, हमारा कौन सा एक्ट था ये, तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 में आया हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए आपको चार्टर एक्ट पढ़ना होगा, जितने भी चार्टर एक्ट हमारे दिए हुए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट दिए हुए हैं, ये सब आपको रटे होने चाहिए, यूपीएससी पूछता है इसमें। ठीक है, तो पहली बार जो एक तरीके से हुआ था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किसमें किया गया था, चार्टर एक्ट में किया गया था। ठीक है, जिसमें कि क्या किया गया कि 6 मेंबर काउंसिल, 6 न्यू मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिलर को उसमें एक तरीके से बनाया गया था, एडिशन किया गया था कि 6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलर होंगे। ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, ये भी तुम्हारा एक तरीके से आता है, जिसमें कि 4 एक तरीके से नए लेजिस्लेटिव मेंबर अपॉइंट हुए थे बाई लोकल प्रोविंशियल गवर्नर। ठीक है, कौन कौन से थे, मद्रास था, बॉम्बे था, बंगाल था और आगरा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और क्या किया था इन्होंने, ओपन ओपन सिस्टम फॉर द, और क्या किया था इन्होंने, ओपन कम्पिटिटिव सिस्टम इन्होंने किया था। ठीक है, ओपन कम्पिटिटिव सिस्टम किया था। और क्या किया था, लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी इन्होंने किया था, जो मैंने ऊपर बता दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक है, देखते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो इसमें बेसिकली क्या करना है, आपको हर एक स्टेटमेंट पढ़ना है। जिस स्टेटमेंट पे आपको थोड़ी सी फील आ रही है कि नहीं ये स्टेटमेंट सही होगा, ये स्टेटमेंट एक तरीके से यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जो फॉलो ही होगा, उस स्टेटमेंट के साथ आपको जाना है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर मेनी। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्टेटमेंट एक तरीके से क्या लग रहा है, सही लग रहा है। अगर लिबर्टी नहीं रहेगी, ठीक है, इक्वालिटी नहीं रहेगी, तो लिबर्टी अगर कि छूट दे देंगे तो बहुत सारे लोग के आ जाएंगे, जो छोटे छोटे लोग हैं उनके ऊपर सुप्रीमेसी हो जाएगी, सुप्रीम हो जाएंगे उनके। इक्वलिटी इज़ द हिंड्रेंस टू लिबर्टी। ठीक है, थोड़ी ना इक्वलिटी हिंड्रेंस टू लिबर्टी, ऐसा नहीं है। अगर इक्वलिटी आ जाएगी तो कई केसेस में लोग क्या हो जाते हैं, एक तरीके से लिबर्टी मिल जाती है। लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ज़रूरी नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो डिपेंडेंट भी हैं वो। इक्वलिटी इज ओनली नेसेसरी फॉर द प्रिविलेज ऑफ द फ्यू वेयर लिबर्टी बेनिफिट। देखो इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने से क्या लगा, तीनों स्टेटमेंट पढ़ने से लगा ये स्टेटमेंट बेकार बोगस है, केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें हमारा सही है, स्टेटमेंट नंबर 1। द टर्म ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन was recently seen in news is it is aimed at the aiding the safement of the ship। ठीक है, शिप सेफ मूवमेंट ऑफ द शिप। ठीक है, तो ये क्या है, कहाँ पे ये हुआ था हमारा, तो ये हमारा कहाँ पे हुआ था, रेड सी में हुआ था। ठीक है, रेड सी में हुआ था। कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ठीक है, ये किसको अनाउंस किया था, यूएस के सेक्रेटरी ने अनाउंस किया था। ठीक है, सेक्रेटरी कौन थे, ऑस्टिन करके थे, सर ऑस्टिन, सर एल ऑस्टिन। बस इसमें इतना ही याद रखना, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन कहाँ पे हुआ था, एक तरीके से रेड सी में हुआ था। ठीक है, किसके लिए, सेफ मूवमेंट ऑफ द शिप के लिए हुआ था। ठीक है, वहाँ पे हाउती रिबेलियन जो होते हैं उन्होंने एक तरीके से क्या करते थे, वो शिप को एक तरीके से लूट लेते थे, तो सेफ मूवमेंट करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाउ मेनी ऑफ द एवर आर कंपल्सरी इन्वॉल्व इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूशनली कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कंपलसरी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो इसमें प्रेसिडेंट आ जाएगा, लोकसभा आ जाएगा, राज्यसभा आ जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली तभी आएगा जहाँ पे एक तरीके से हम फेडरल, कोई भी फेडरल फीचर अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये तो कहीं रोल में आती ही नहीं है। ठीक है, तो ओनली 3, ओनली 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, मेंबर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है ये, द मेंबर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट इज हैंड एंड सील। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ये अपॉइंट करता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द मेंबर ऑफ सीवीसी होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 विच ईवर द अर्लियर। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये 4 ईयर के लिए होते हैं, और ये एज क्या होती है, 75 ईयर होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। The president can also remove Central Vigilance Commission on the ground of the proven misbehavior and incapacity। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट हमारा कर सकता है। कितने स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ओनली। ओके, विद रेफरेंस टू द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, विद रेफरेंस टू द नेशनल इमरजेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेंटर बिकम इंटाइटल टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। ठीक है,
तो पहला स्टेटमेंट है, नेशनल इमरजेंसी में सेंटर जो है वो स्टेट को किसी भी मैटर पे डायरेक्शन दे सकता है अगर हमारा क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड। ठीक है, तो ये सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, ये सस्पेंड नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट रूल में आता है, तो उसमें हम सस्पेंड कर सकते हैं एक तरीके से। द पावर टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज वेस्टेड विद द पार्लियामेंट। ठीक है, तो एक तरीके से प्रेसिडेंट इसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, पार्लियामेंट में नहीं है, यहाँ पे कौन है, हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। तो टोटल कितने स्टेटमेंट इसमें हमारे सही है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि किसी भी मैटर पे सेंटर जो है डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को। Consider the following cooperation: RBI, FCI, State Bank of India, Life Insurance Corporation of India. How many of the above are totally and directly audited by the CAG? ठीक है, CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया। तो कितने होते हैं इसमें, तो इसमें एक तरीके से RBI, FCI, SBI, LIC। ठीक है, इसमें कोई नहीं है जिसको कि कम्प्लीटली CAG ऑडिट करता है। CAG बेसिकली कंप्लीट ऑडिट किसको करता है, ONGC को करता है, ONGC, ठीक है, ONGC को करता है। और दामोदर वैली कारपोरेशन ऐसे करके कुछ PSUs हैं। ठीक है, ETC कर सकते हैं, कुछ PSUs हैं जिसको कि ये टोटल ऑडिट करता है। बाकी इसमें क्या होता है, एक तरीके से कुछ हमारे प्राइवेट प्रोफेशनल भी ऑडिट करते हैं। ठीक है, कैग के पास इतनी मैन पावर नहीं है कि RBI को चल के करेंगे, उसके लिए बहुत पढ़ाना लिखाना पड़ेगा कैग को। तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं। बैंक रिलेटेड कोई भी चीज़ें, अब सोचो कोई भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन के गया है, वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉई अगर काम कर रहा है तो वो इतना उनके पास बैंकिंग नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो इसको लॉजिक से भी थोड़ा सा जा सकते हैं। LIC हो गया, स्टेट हो गया, FCI भी हो गया, इसमें भी एक तरीके से हो सकता था। और RBI सीधी सी बात है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात कर रहे हैं। गोवा कन्फर्ड फुल स्टेटहुड। ठीक है, तो गोवा को फुल स्टेटहुड कब बनाया गया था, तो गोवा को जो फुल स्टेटहुड वो बनाया गया था हमारा, कब बनाया गया था, 1987 में बनाया गया था। ठीक है, गोवा को फुल स्टेटहुड बनाया गया था। ठीक है, और क्या है, क्रिएशन ऑफ हरियाणा ये कब आया था, 1966 में आया था। ठीक है, 1966 में आया था। इंक्लूजन ऑफ सिक्किम इन द इंक्लूजन ऑफ द स्टेट ऑफ द सिक्किम इन द इंडियन यूनियन। ठीक है, सिक्किम को कब इंक्लूड किया गया था, 1975 में। एक तरीके से सिक्किम ने अपना क्या किया था, डिज़ायर एक्सप्रेस किया था कि हम इंडिया में जो है एसोसिएट होंगे भाई, 1975 में। तो उसी समय इसको इंक्लूड कर दिया गया था। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द नागालैंड ये कब हुआ था, 1963 में हुआ था। तो अब मिला लो ऑप्शन कौन है, 4 सबसे पहले है 1963। ठीक है, 4, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मेहनत लगती है इन सब क्वेश्चन को बनाने के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग, क्वेश्चन तो मैं नहीं बना रहा हूँ, बस सोल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दी पोस्ट इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अब इसमें क्या कंसिडर करना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। द रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ वन स्टेट वन लैंग्वेज। ठीक है, तो इन्होंने थ्योरी को एक्सेप्ट किया था, नहीं एक्सेप्ट किया था, तो एक तरीके से इन्होंने थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने। वन 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 लैंग्वेज एंड वन स्टेट को ऐसे तो बहुत ज़्यादा स्टेट हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी। ठीक है, देखो आंध्र प्रदेश को कब बनाया गया था, एक तरीके से आंध्र प्रदेश को हमारा 1953 में बनाया गया था। और ये स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो भी थी, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ये हमारी कब बनी थी, ये बनी थी हमारी 1955 में। एक तरीके से इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया हुआ था। ठीक है, तो उसके पहले जब ये बन गया तो दोनों स्टेटमेंट एक तरीके से इसमें क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है,
रेटिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबर, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन: रेटिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, एडॉप्टिंग द नेशनल एंथम ऑफ द इंडिया, इनैक्टमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ। हाउ मेनी ऑफ द अबव फंक्शन वर परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो एक तरीके से इसमें तीनों फंक्शन एक तरीके से इन्होंने अडॉप्ट किए हुए थे। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन इन्होंने अडॉप्ट किए गए थे? ये तुम्हारा जो रेटिफिकेशन ये किया था इन्होंने मई 1949 में किया था। ठीक है, नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया था? नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया गया था। इनेक्टमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है, ये भी इन्होंने अडॉप्ट किया गया था। अब यहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा कि नेशनल फ्लैग डे, नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है एक तरीके से हमारा 22 जुलाई। ठीक है, 22 जुलाई ये कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया था? नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई थी, इस वजह से इन्होंने क्या किया गया था? ऑर्डिनरी लॉ भी अडॉप्ट किया गया था। विच ऑफ व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन द बैलाडिया, कुंदरेमुख एंड मयूरभंज? ठीक है, तो एक तरीके से ये तीन साइट हमको दिए हुए हैं, तो ये क्या है? गोल्ड माइनिंग साइट है? नहीं है। बॉक्साइट? नहीं है। आयरन ओर? ऑब्वियसली आयरन ओर ही है। ठीक है, ये तो बहुत बार आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। ठीक है, कौन कौन सा हमारा एक तरीके से बैलाडिया, कुंद्रेमुख, मयूरभंज, और कौन सा हमारा चित्रदुर्ग है, चिकमगलूर है, केंदुझर है, ठीक है, दुर्ग है, चंद्रपुर है, रत्नागिरी है, ये सब चीज़ें क्या है? हमारा आयरन ओर माइल है, आयरन ओर रिजर्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो अब इसके बारे में हमें बात करनी है। कितने स्टेटमेंट हमारे सही है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो ये अरेस्ट एंड डिटेंशन हमारा आर्टिकल 22 में आता है या 23 में आता है? ये आता है हमारा आर्टिकल 22 में आता है, तो ये तो होगा नहीं। एम्प्लॉय सही है, ट्रैफिक ये भी सही है, ओनली टू स्टेटमेंट। ठीक, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ वाइट गुड? वाइट गुड का एग्जांपल बेसिकली क्या है? देखो, वाइट गुड बेसिकली क्या होते हैं? वाइट गुड जो होते हैं हमारा हैवी कंज्यूमर ड्यूरेबल, ठीक है, या लार्ज लार्ज होम अप्लायंस जो होते हैं। ठीक है, हैवी कंज्यूमर ड्यूरेबल या लार्ज होम अप्लायंस जो होते हैं, जैसे कि क्या हो गया हमारे एक तरीके से वॉशिंग मशीन हो गई, ये सब चीज़ें वाइट गुड्स में आती हैं। ठीक है, ठीक है, जो ट्रेडिशनली केवल किसमें है? वाइट, तो क्या हो गया एक तरीके से वाइट कलर में ही आती है। क्या हो गया? वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। तो इस वजह से कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है? अल्कोहल नहीं, घर में थोड़ी नहीं यूज़ करते हैं हैवी कॉमर्शियल। लग्जरी कार, हाँ भाई ले लो लग्जरी कार। ठीक है, तो केवल 1 और 3 सही है, 1 और 3। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन है? इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू फॉरेन टेरिटरी बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अगर हमको सीड करना है किसी भी इंडियन टेरिटरी को, किसी फॉरेन कंट्री को, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें करना पड़ेगा। अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बिटवीन द इंडिया एंड अदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो एक तरीके से दोनों स्टेटमेंट सही है, और इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीदर वन नॉर टू। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ कब किया था इसको? 1969 में बोला था कि अगर बाउंड्री सेटलमेंट हम कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं रिक्वायर होता है। विद रेफरेंस टू द रिट जुरिडिक्शन के बारे में बात हो रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द रिट ऑफ द हेबियो कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, तो हेबियो कॉर्पस प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, नहीं की जा सकती? ऑब्वियसली इसको हम लोग इशू कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? एक तरीके से सही नहीं है, क्योंकि हेबियो कॉर्पस जो होता है वो हम इशू कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल, दोनों को ये हम रिट इशू कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से हमारा क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, इशू कर सकते हैं। ठीक है, कैन होगा। द रिट प्रोहिबिशन इज मेड अवेलेबल अगेंस्ट जुडिशियल बॉडी। ठीक है, ये जुडिशियल बॉडी एज वेल एज क्वाजाई जुडिशियल बॉडी।
क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक तरीके से हम कर सकते हैं। द रेट ऑफ क्यू वारंटो कैन बी सॉट इवन आफ्टर इवन बाय द नॉन एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। तो नॉन एग्रीव्ड पर्सन भी एक तरीके से क्यू वारंटो कर सकता है, ठीक है। क्यू वारंटो बेसिकली क्या होता है कि भाई किसकी एक तरीके से इंटरेस्टेड कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो सॉर्ट कर सकता है, और कोई भी नॉन एग्री पर्सन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सी एक तरीके से क्या हमारा करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। हाउ मेनी आर द फेडरल फीचर, फेडरल फीचर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फेडरल फीचर कौन कौन से, ये देखने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर है कि नहीं है, ऑब्वियसली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका में फेडरल चलता है, हमारा डुबल सिटीजनशिप है, ठीक है। ये यूनिटरी फीचर है, यूनिटरी फीचर है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से हमारा है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये क्या है, ये यूनिटरी है, ठीक है। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी हमारा क्या है, फेडरल फीचर है। तो इसमें एक तरीके से क्या हो जाएगा, ओनली टू हो जाएगा। देखो फेडरल फीचर के बारे में हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, डुअल पॉलिटी, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीज़न ऑफ पावर, डिवीज़न ऑफ पावर, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये टोटल 6 चीज़ें जो है हमारा एक तरीके से फेडरल फीचर के बारे में बात करती है। और एक हमारा होता है बाइकामेरलिज्म, ठीक है। और एक क्या होता है हमारा, बाइकामेरलिज्म होता है, ठीक है, जो हमारा बात करता है किसके बारे में, इसके बारे में बात कर रहा है। यूनिटरी के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर हम यूनिटरी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, स्टेट को डिस्ट्रक्टिबल कर सकते हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरीके से सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब चीज़ें क्या है, यूनिटरी है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस आप लोग लगा सकते हो थोड़ा सा, और थोड़ी सी पढ़ाई भी कर सकते हो, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में आते हैं। इंडियन सिटीजन मे लूज हीज और हर सिटीजनशिप व्हेन ही acquire citizen of any acquire the citizenship of any other foreign state during war, ठीक है, एनी अदर फॉरेन स्टेट ड्यूरिंग वॉर। तो वॉर के टाइम पे एक तरीके से ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी वॉर चल रही है तो उसमें अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है जाके दूसरे किसी कंट्री की अगर ये सिटीजनशिप अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें इंडियन सिटीजनशिप अपना वो लूज़ नहीं कर सकता, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वॉर के टाइम ज़रूरी नहीं है किसी भी कंट्री से। हाँ, लेकिन ये है कि अगर किसी दूसरे जिस कंट्री से वॉर ला इंडिया का वॉर हो रहा है, अगर वहाँ जाके उसका सिटीजनशिप अप्लाई कर रहा है तो अलग अलग केसेस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर कोई भी इंडियन सिटीजनशिप है वो वॉलेंटरी अक्वायर कर रहा है किसी भी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप, तो वहाँ पर उसकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन ये ड्यूरिंग द वॉर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। और क्या है, अनलॉफुल ट्रेड या कम्युनिकेशन विद द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से आपका क्या है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये यहाँ पे लूज कर जाएगा। हैज़ बीन imprisoned in any country for 2 years after becoming naturalized citizen within the 5 year, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, ओके। और बाकी क्या क्या है कि सिटीजनशिप के लिए कि अगर सिटीजनशिप जो है इन्होंने फ्रॉड से अगर अक्वायर किया है तो ये कंडीशन है, ठीक है। अगर डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन शो कर रहे हैं तो ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है। और क्या है, अगर क्या कर रहा है कि कोई भी ऑर्डिनरी रेजिडेंस कर रहा है आउट ऑफ द इंडिया, इंडिया से वो अगर ये 7 साल से बाहर अगर इंडिया से रह गए तो भी वहाँ पे सिटीजनशिप चली जाती है। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन as adopted by the constituent assembly, how many of the following adjective या objective were used to define the Indian Republic, adjective, ठीक है, were used to define the Indian Republic। इसमें कितने थे हमारे, तो एक तरीके से देखो तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें हमने 2 चीज़ें यूज़ की थी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ठीक है, और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये हमारा किस में ऐड हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में हुआ था। तो सोशलिस्ट और सेकुलर हटा लो तो सॉवरेन और डेमोक्रेटिक तो पहले से ही था, तो ओनली 2।
Next, bubble baby syndrome was seen in news in this context under the following statement with regarding to the bubble baby syndrome. ठीक है, तो ये क्या है? It is a heart disease seen in the babies and children affected by the COVID-19. ठीक है, तो ये हार्ट डिजीज़ नहीं है, ये क्या है? एक इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़ है। ठीक है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इस वजह से इसको नहीं। दी ओनली ट्रीटमेंट बीबीसी हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, हार्ट का है ही नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट इंक्लूड फ्रीडम नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। ऑब्वियसली हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। इट बार आर ऑल रिलीजियस कन्वर्जन। ठीक है, नहीं, अगर कोई भी अपने मन से जा रहा है तो उसको जाने देते हैं। इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल रिसाइडिंग विद इन इंडियन टेरिटरी। ठीक है, कोई भी अगर फॉरेन नेशनल जो है इंडियन टेरिटरी में है तो ये उस पर अप्लीकेबल है, नहीं है तो ये अप्लीकेबल है उस पर। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन हो जाएगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है केवल जस्ट इंडियन को नहीं है बट फॉरेन नेशनल को भी एक तरीके से अवेलेबल है। जब अवेलेबल है तो अप्लाई होगा, अप्लाई जब होगा तो मानना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 40, द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव। ठीक है, तो कौन सा लेटेस्ट एडिशन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, टू हैव अ कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो आया था हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक तरीके से ये आया हुआ था। ठीक है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म स्पिरिट ऑफ द टू प्रोवाइड एजुकेशन। देखो, तो अर्ली कौन सा आया था? तो अर्ली ये हमारा बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, ये कब आया था हमारा? 2002 में आया था। ठीक है, और 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी आया था। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे होता तो आंसर वो होता है, ये 2002 में आता तो यही सही है। टू स्ट्राइव टू एन एक्सीलेंस स्पेयर ऑफ द कलेक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, तो बस क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, आंसर दो, आगे निकलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 41 हमने छोड़ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग गिव इफेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। ठीक है, तो इसमें कौन सा देता है हमारा एक तरीके से? तो फंडामेंटल राइट देता है। ठीक है, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। 42nd क्या बोल रहा है? 42nd हमें ये बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूरिया गोल्ड। इट इज़ अ सल्फर कोटेड यूरिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। सल्फर कोटिंग इंश्योर फास्टर रिलीज ऑफ द, फास्टर नहीं, स्लोअर होता है। ठीक है, स्लोअर रिलीज ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक है, ग्रेजुअल रिलीज, केवल एक स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये देखो, सल्फर कोटेड यूरिया बेसिकली क्या है कि एक तरीके से नॉन ऑर्गेनिक स्लो रिलीज ऑफ द फर्टिलाइजर जनरली प्रिपेयर बाय कोटिंग प्री हीटेड यूरिया। ठीक है, जिसको कि हम लोग सल्फर, मोल्टेन सल्फर इसमें डालते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो नाइट्रोजन होता है उसको स्लो रिलीज़ करते हैं ये। ठीक है, ग्रेजुअल रिलीज जिसको भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्या बोल रहा है हमारा? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ द इंडिया के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इट इज़ अ सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोग्रेसिंग, एनालाइजिंग, डिसेमिनेशन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दी टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखो अब ये, देखो अभी ऐसा स्टेटमेंट है कि हम लोग इसके बारे में डेली पढ़ते नहीं है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टू सस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो एक तरीके से ये क्या है? ये एक तरीके से जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, यूपीएससी में अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो ये स्टेटमेंट जनरली ट्रू होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट रिपोर्टेड डायरेक्टली टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से, देखो यहाँ पे दो डेटा आ गया। ठीक है, D1 एंड D2, दो डेटा आ गया। अगर यूपीएससी में ये क्वेश्चन होता है, दो डेटा यहाँ पे आ गया ना, तो ये स्टेटमेंट जनरली क्या होते हैं? गलत होते हैं। बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है?
सही दिया हुआ है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सही है, ठीक है। बट यूपीएससी में आएगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर दो डेटा वहाँ पे दिया हुआ है, तो एक इस वाले स्टेटमेंट को गलत मारो और केवल ओनली वन लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ तुक्का कैसे लगाना है थोड़ा सा। In order to ensure the independent and impartial functioning of the Election Commission of India, which of the following provision was were incorporated in the Constitution of the India, ठीक है। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया के बारे में हमको बात करना है। क्वेश्चन नंबर 44, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। डिबार किया गया है इसको इन्होंने, नहीं डिबार तो नहीं किया हुआ है, ठीक है। इनको क्या कर सकते हैं, एक तरीके से फिर से एक तरीके से अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से क्या है, जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाला है, सेम ग्राउंड फॉर द रिमूवल है, तो एक तरीके से सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द ऑल मेंबर ऑफ द स्पेसिफाइड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीके से टर्म इनका स्पेसिफाई नहीं किया होता है, तो इसमें कौन सा सही होगा, ओनली स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, सही है। 45, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट इज़ पब्लिश्ड बाई, कौन इसको पब्लिश करता है, तो इसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है, एक जगह लिख के इसको टांग दो, डेली देखो, याद हो गया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दो इसको, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते अगर नहीं आ रहा है तो, क्योंकि 4 चीज़ें हैं। हाँ, थोड़ा सा लॉजिक अगर लग सकता है, अलग एक अलग धलग एकदम लॉजिक लग रहा है, 3 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट काट के 3 स्टेटमेंट पे आप पहुँच गए, 3 स्टेटमेंट तक पहुँच गए तो आप तुक्का मार सकते हो, 3 में से कोई एक, 2 स्टेटमेंट तक पहुँच गए तो जरूर तुक्का मारना है, और एक आ रहा है तो ऑब्वियसली वो सही होगा। Which of the following happened earliest in the process of state reorganization after the independence, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कौन सा हुआ था, तो सबसे पहला हमारा क्या हुआ था, एस के धार कमेटी सबसे पहले बनी थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद। एस के धार कमेटी हमारी एक तरीके से बनी थी, ये कब बनी थी, जून 1948 में एस के धार कमेटी बनी थी। उसके बाद हमारी कौन सी कमेटी बनी थी, जेवीपी कमेटी बनी थी, ठीक है। ये कब बनी थी, दिसंबर 1948 में बनी थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हमारा जो है थी फैज़ल अली कमीशन बनी थी, ठीक है। बट उसके पहले हमारा ये हो गया, फिर उसके बाद फैज़ल अली कमीशन, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये 1953 में बना था, ये भी 1953 में बना था इसने, जिसका कि अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 1955 में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, absence of special privilege for any person, okay, reasonable classification of person, okay, equality of the treatment under equal circumstances, how many of is or above ensured by the article 14 of the Indian constitution, absence of special privilege, obviously absence है, special privilege हम थोड़ी देते हैं। रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सन, पर्सन का क्लासिफिकेशन होता ही है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, एक तरीके से हम लोग बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सन होता ही है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल सर्कमस्टेंसेस, तो हर एक स्टेटमेंट एक तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन आपको होना चाहिए। ही इज़ द राइट, ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट ऑफ द इंडिया, ये सही है। इज डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, क्यों डिबार्ड कर देंगे, पैसा तो चाहिए ही सबको। हैज़ द राइट टू स्पीक वोट इन, वो वोट थोड़ी ना करता है वो। इन्जॉय ऑल द प्रिविलेज, अब देखो एक सही है, ठीक है, 2 3 गलत है, तो यहाँ से देखो 2 3 2 3 2 3, तो क्या बचा हमारे पास, केवल क्वेश्चन ये बी बचा। इंजॉय ऑल द प्रिविलेज इम्यूनिटी अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट क्या है, इंजॉय करता है वो, सही है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो देखो प्रेसिडेंट की इमरजेंसी किस पे करता है, हमारा वॉर पे करता है, एक्सटर्नल एग्रेशन पे करता है, एक्सटर्नल एग्रेशन किस पे करता है, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन पे करता है, और आर्म रिबेलियन पे करता है।
ठीक है, आर्म रिवेलियन पे करता है, इंटरनल नहीं। पहले था, इंदिरा गांधी ने इसको किया था, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें इन्होंने, हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, कैबिनेट रिटन रिकमेंडेशन देगी तभी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू। ठीक है, तो 2 मंथ नहीं है यहाँ पे, 1 मंथ है। 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू, अगर 1 मंथ होगा तो ये सही है। लोकसभा हैज़ नो कंट्रोल ओवर द रिवोकेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, लोकसभा का कंट्रोल है, हाँ, लोकसभा लिख के दे देगा कि भाई आप जो है कि इसको हटाइए, तो आपको हटाना पड़ेगा, तो ये तो एक तरीके से क्या है, स्टेटमेंट का गलत है। कंट्रोल तो है ही कि इमरजेंसी हटाओ तो हटा देंगे वो। तो इसमें कितने स्टेटमेंट हमारे सही हुए, कितने स्टेटमेंट इसमें हमारे सही हुए, पहला गलत, ये गलत, ये गलत, तो ओनली 1 स्टेटमेंट हमारा इसमें सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ, इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट। द फॉर्मल सेल हिज फॉर्म एंड स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, फॉर्म को सेल करके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। पर्सन फ्रॉम गुजरात मूव टू, ठीक है, तो आर्टिकल 19 वाला एक तरीके से है, SAAM RP है वो, SAAM RP। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, ठीक है, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। अ पर्सन इनहेरिट प्रॉपर्टी, ये नहीं है, इसको हटा दिया गया था, आर्टिकल 30 A1, आर्टिकल 300A बन गया था ये। पर्सन रिफ्यूज टू बिलीव इन एनी रिलीजन, ठीक है, रिफ्यूज़ कर सकता है, ये भी फंडामेंटल राइट है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, 50। ओके, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 51 हमारा बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एडॉप्टेड फ्रॉम। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें बताने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बट मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1953 के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारा क्या लिया गया था, वहाँ से हमारा लिया गया था फेडरल एक तरीके से जो फीचर था वो लिया गया था हमारा। ऑफिस ऑफ गवर्नर वहाँ से हमारा लिया गया था, जुडिशरी वहाँ से ली गई थी, पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ से लिया गया था, इमरजेंसी प्रोविज़न भी वहीं से लिया गया था। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक तरीके से डिटेल हो गए या लॉज हो गए वहाँ से लिए गए थे। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा क्या लिया गया था, ब्रिटेन से हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लिया गया था, ये सही है। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, ये सभी वहाँ से लिया गया था। यूएस से हमारा क्या लिया गया था, फंडामेंटल राइट लिए गए थे, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी लिया गया था, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ें ली गई थी। ठीक है, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट वहीं से लिया गया था। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में बात करें तो ये हमारा आयरिश पीपल से लिया गया था, आयरलैंड से, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, एक तरीके से सही है। फंडामेंटल राइट ये यूएस से लिया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और क्या लिया गया था हमारा, आयरिश से नॉमिनेशन फॉर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा से लिया गया था, और मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये भी हमारा कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कनाडा से हमारा क्या क्या लिया गया था, तो रेसिडोरी पावर एक तरीके से हमारा वहाँ से लिया गया था। ठीक है, और फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर यहाँ से हमारा लिया गया है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं। ठीक है, जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिया गया है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस लिया गया है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स भी लिया गया है। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है, जर्मनी से। सोवियत यूनियन से क्या लिया गया है, एक तरीके से हमारा फंडामेंटल, जिसको अभी रशिया में बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस वहाँ से लिया गया है। फ्रेंच से हमारा लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी लिया गया है, जो प्रेम्बल में है। साउथ अफ्रीका से हमारा क्या दिया गया, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। ठीक है, इलेक्शन फॉर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, 2 चीज़ें ली गई हैं। जापानीज से प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई द लॉ। ठीक है, जापान से क्या लिया गया, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ। तो यहाँ कितने स्टेटमेंट हमारे सही हो रहे हैं, 3 स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। ठीक है, लंबा लंबा मैंने बता दिया है सब कुछ भगा भगा के। क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, 52 क्या बोल रहा है, consider the following statement with respect to the State Human Rights Commission. State Human Rights Commission has the power of a civil court and its procedure have a judicial
कैरेक्टर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से हमारा देखिए, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में सिविल कोर्ट का पावर होता ही है, ठीक है, जुडिशियल कैरेक्टर भी होता है। इंक्वायरी इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ओनली स्टेट लिस्ट ओनली जरूरी नहीं है, वो नेशनल लिस्ट में भी कर सकता है अनटिल या अनलेस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वहाँ पे नहीं पहुँचा हुआ, तो स्टेट के बाहर भी कर सकता है, मतलब यूनियन लिस्ट में कंकरेंट लिस्ट में भी कर सकता है अनटिल या अनलेस चीज़ें यहाँ पे हुई नहीं हो, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में आगे अगर नहीं कर रहा है तो। द चेयरमैन द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ एसआरसीसी आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, तो केवल इसका एक स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट लिमिट, ठीक है, थ्योरी, इट लिमिट द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्या करता है, जो पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है उसको लिमिट करता है, ऑब्वियस सी बात है, सही है। द जुडिशरी हैज़ फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड इफ अमेंडमेंट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ये भी स्टेटमेंट एक तरीके से हमारा सही है, जुडिशरी। इट अप्लाई टू ऑल अमेंडमेंट सिंस, नहीं, 1973 के बाद से ये अप्लाई हुआ था, ठीक है। कौन सा डेट क्या थी हमारी, डेट हमारी मेरे ख्याल से 23 अप्रैल थी, ठीक है, 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल के बाद जो भी अमेंडमेंट हुए थे उसमें ये अप्लाई, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। 55, 55, ठीक है, 55, 54 छोड़ दिया हमने। हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमिन द क्वालिफिकेशन एंड मैन सिलेक्शन फॉर द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। कौन डिटरमिन करता है हमारा, तो पार्लियामेंट डिटरमिन करता है, ठीक है। द फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोरेंसन कमेटी, ठीक है, ये ईजी है, आगे बढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। A bill amending the federal provision of the constitution should be ratified by the legislature house of the state by simple majority। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट एक तरीके से देखो तो आपका क्या है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला, एबोलिशन क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल नहीं, सिंपल मेजॉरिटी दे करके एबॉलिश कर देते हैं, इतना ज़्यादा थोड़ी ना देना है स्टेट काउंसिल को प्रेफरेंस, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके से हम जो स्टॉक को सेल कर रहे हैं उस टाइम पे हम उसको ओन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक हमारे पास स्टॉक है, अब हमने स्पेकुलेशन ये लगाया कि इन फ्यूचर में जाके इसकी प्राइस क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। जैसे मान लो अभी इसकी प्राइस क्या है, 100 रुपये है, फ्यूचर में जाके इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 90 रुपीज़ हो जाएगी। तो इसको हम ओन नहीं करते, बट हम बोरो करके इसको सेल कर देते हैं, फिर बाद में इसको हम 90 रुपये में खरीदते हैं, तो यहाँ हमें कितने का फ़ायदा हुआ, 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब 100 रुपये में बेचा, बोरो किया मैंने इसको 100 रुपये में, इस समय इसकी प्राइस 100 रुपये थी, इसको बेच दिया, बाद में हमें पता है कि इसकी प्राइस जो है घटेगी, तो कम प्राइस पे इसको ख़रीद लिया, ख़रीदने के बाद वापस से मैंने उसको, देखो इसका देखो स्टेटमेंट क्या है, मान लो कोई एक कंपनी है, उससे हमने बोरो किया कि 100 रुपये में बोरो कर लिया, ठीक है। अब बोरो उसको ले लिया, बाद में हमें पता है इसका प्राइस घटेगा, तो 90 रुपये हो गया, ठीक है। अब 90 रुपये जब इसका प्राइस हो गया, तो मैंने क्या किया, बाद में फिर से इसी को इसको मैंने 90 रुपये में बेच दिया। जब 90 रुपये में बेच दिया मैंने, तो एक तरीके से कितने का फ़ायदा हुआ, 10 रुपीज़ पर स्टॉक का फ़ायदा हो गया, ठीक है। सेल कर दिया, देन बाई बैक, उसको हम किस में, एक लोअर प्राइस पे उसको हम लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं, ठीक है। लोअर प्राइस पे 100 रुपये है, 90 रुपये है, लोअर प्राइस पे इसको बाई कर दिया, ठीक है, 100 रुपये में बेचा, 90 रुपये में बाई किया, तो 10 रुपये का हमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। अब इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व द सेलिंग ऑफ स्टॉक नॉट ओन एट द टाइम ऑफ द ट्रेड, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेबी परमिट शॉर्ट सेलिंग फॉर बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो दोनों के लिए परमिट करता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द बिल seeking to amend the constitution can be initiated in the state legislature, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। स्टेट लेजिस्लेचर में थोड़ी ना करते हैं, या तो राज्यसभा या तो लोकसभा, ठीक है। A private member can initiate a constitutional amendment bill,
ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या है हमारा करेक्ट है। ईच ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली पास होता है, तो ओनली टू स्टेटमेंट हमारे सही है। विद रेफरेंस टू द डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है, डायरेक्ट हमारे मोबाइल पे आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट कनेक्टिविटी टू स्ट्रीम टीवी कंटेंट डायरेक्टली टू द मोबाइल फोन, ठीक है। तो एक तरीके से ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी हमको नहीं चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। विदाउट हम एक्टिव टीवी कनेक्शन के अंदर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके से देख सकते हैं। इट इज़ कंपैटिबल विद ऑल टाइप ऑफ द मोबाइल 2G 3G, ठीक है। तो अब देखो ऑल टाइप ऑफ द मोबाइल दे दिया, थोड़ी ना कंपैटिबल होगा, ठीक है। 2G आपके पास है, उसमें थोड़ी ना देख सकते हो, तो ये केवल एक स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट 1833, मैंने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट हर साल पूछते हैं इनसे, ये रेगुलेटिंग एक्ट, इनको रट के जाओ, दो दो नंबर आपके फ्री में मिल रहे हैं, रट लो भाई। कितने टोटल है, 5 या 6 तुम्हारे एक तरीके से टोटल रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट को मिला के रट लो, 20 पॉइंट है। इतना लंबा लंबा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वही बैठ के रट लो, 2 नंबर तो फिक्स हो गया। रट लो, रिवाइज करो हर एक तीसरे दिन। इट डिप्राइव द लेजिस्लेटिव पावर, इट डिप्राइव द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से हमारा क्या है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। उन्होंने डिप्राइव किया गया था बंगाल एंड मद्रास को 1833 में। इट इंडियड बोथ कॉमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने क्या किया गया था, इन्होंने इंड किया था कॉमर्शियल बॉडी को, एक तरीके से इंड किया था, किसको ऐड किया था, कॉमर्शियल बॉडी को इंड कर दिया गया था, और ये प्योरली क्या हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन, ये हम अभी मैंने पिछले पढ़ा था 1853 चार्टर एक्ट, उसमें आया था, तो ओनली वन स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ citizenship in India. Currently, a person born outside of India automatically become a Indian citizen by descent if one of the parent is an Indian citizen, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी माइनर चाइल्ड का हमें क्या करना पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, तो इस केस में जो माइनर चाइल्ड है वो दूसरे कंट्री का पासपोर्ट नहीं होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट एक तरीके से नहीं सही है। अ पर्सन अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द एनी स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसका होना चाहिए जो हमारा 8th शेड्यूल में दिया हुआ है। 8th शेड्यूल में जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज दी हुई है, अगर उसका एडिक्वेट नॉलेज है तो वो हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा डी, नीदर 1 नॉट 2। The power to specify that the people of the foreign country shall be the citizen of India when the foreign territory become the part of India is vested in, किसमें ये वेस्टेड है, तो ये वेस्टेड है हमारा एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट में वेस्टेड है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट अगर कोई भी फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्पेसिफाई करती है उन पर्सनस को जो उस टेरिटरी में रह रहे हैं वो इंडिया के सिटीजन बनेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नोटिफाई कर रही है, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब पौंडुचेरी इंडिया का पार्ट बनी थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था सिटीजनशिप पौंडुचेरी ऑर्डर 1962, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अंदर कि उसमें एक ऑर्डर इशू किया था, तो यूनियन गवर्नमेंट इसको इशू करती है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट, इट अलाउ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेसिकली क्या करते थे, कॉमर्शियल अफेयर करते थे, ठीक है। एंड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो क्या करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये क्या करते थे, पॉलिटिकल अफेयर करते थे, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा एक तरीके से क्या है, सही स्टेटमेंट है, तो इसका हो जाएगा ओनली 2। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग, according to Indian Constitution, which among the following category of the person would be eligible to become the citizen of India on 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है एक तरीके से,
ए पर्सन हु इज़ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द 5 ईयर इमीडिएटली बिफोर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। अ पर्सन हु इज़ माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ऐसे स्टेटमेंट अभी यूपीएससी पूछ नहीं रहा है, इसका यही सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दी 30 मीटर टेलीस्कोप, ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट क्या है? 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट में क्या बोल रहे हैं ये, कि इट इज़ अ ज्वाइंट वेंचर इन्वॉल्विंग इंडिया, कनेडा, चाइना, जापान, यूएसए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। कौन कौन सी कंट्रीज में है? इंडिया, कनेडा, जापान, चाइना एंड यूएसए, ठीक है। 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, एडवांस लार्ज टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड है, ठीक है। ये इंटरनेशनल पार्टनरशिप के अंदर बनाया गया। इट प्रोवाइड इमेजेस विद द रेजोल्यूशन मोर देन 12 टाइम शार्टर देन द हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट एक तरीके से सही है। 12 टाइम शार्पर हमको इमेज मिल रहा है यहाँ पे। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड स्वालबार्ड इन द आर्कटिक रीजन, ठीक है, ये स्टेटमेंट देखो यहाँ पे क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्वालबार्ड आर्कटिक रीजन में नहीं है, ये हमारा माउना की, माउना की कहाँ पे, हमारा हवाई में है, वहाँ पे इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ओनली टू स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, the parliamentary system is based on the doctrine of separation of power between the legislature and executive। doctrine of separation of power अभी हमने पढ़ा था, ये हमारा कौन सा था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरल फीचर का था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखो बेसिकली क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस पे डिपेंड होता है, हमारा कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, इस पे ये डिपेंड होता है। सेपरेशन ऑफ पावर हमारा किस में आता है, फेडरल फीचर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में आता है। तो पहला स्टेटमेंट जब गलत हो गया तो इसमें सीधा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, डी हो गया, तो यही स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी अनलाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑब्वियसली बात है, ये सॉवरेन बॉडी नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट क्या है, हमारी सॉवरेन बॉडी ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह नहीं है, ठीक है। जैसे ब्रिटिश में, इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, हेड को इलेक्ट करते हैं, जबकि ब्रिटिश में क्या आता है, वो हेरिडिटरी स्टेट है, हेरिडिटरी हेड आता है वहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द गांधीयन आइडियोलॉजी, ठीक है, तो देखो ये मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी ये नहीं आएगा, ठीक है। टू रेज द न्यूट्रिशन लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल, ये भी नहीं आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग गांधी जी। ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये तो है ही नहीं। कोऑपरेशन, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज चलाते थे वो, तो यही हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द, consider the following country, Bahrain, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, how many of the above country share body with the Persian Gulf, ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है हमारा, बहराइन, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये चारों कंट्री बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, बेसिकली इसमें बेसिकली क्या करना है, ये जो पर्शियन गल्फ है इसके अराउंड जितनी भी कंट्री है उन कंट्री का नाम याद कर लो, कहीं लिख कर देख लो, या सामने मैप है तो उसमें देख लो, इसमें सब कंट्री आएंगी। The chairman and the member of the National Human Rights Commission are appointed by the President on recommendation of the selection committee. Which of the following member of the selection committee, ठीक है, तो सिलेक्शन कमेटी के कौन कौन मेंबर है, हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं, कौन सी बॉडी है, ये स्टेटूटरी बॉडी है। कौन सी बॉडी है, स्टेटूटरी बॉडी है, ठीक है। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, एक तरीके से 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। कैसे, पार्लियामेंट ने कोई एक लेजिस्लेचर इलेक्ट किया गया था, उसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, उसके अंदर इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है। तो अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, तो इसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, यहाँ दिया हुआ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द बोथ द हाउस, ठीक है, ये भी है, ठीक है। सेंट्रल होम मिनिस्टर ये भी है, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं होते हैं, यहाँ पे कौन होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, कौन होता है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, तो यहाँ तीन हो गए।
बता दिया मैंने कौन कौन से होते हैं। एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर या यूनियन होम मिनिस्टर जो है। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड कालाराम मंदिर इन द नासिक। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो पहला स्टेटमेंट ये, द टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी। ठीक है, तो ये जो है हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, गोदावरी रिवर के किनारे ये है। ठीक है, और क्या है सेकंड स्टेटमेंट, द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा ब्रदर बलराम। ठीक है, तो ये क्या है, ये टेम्पल बेसिकली क्या है, ये टेम्पल जो है ब्लैक ब्लैक स्टैचू ऑफ रामा का है, राम जी का ब्लैक स्टैचू है, तो बलराम जी इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, विजन का आंसर क्यों मिलाएंगे, तो इसमें बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं है, इसका केवल यही सही है, ओनली स्टेटमेंट वन सही है। कहते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लोकपाल। ठीक है, क्या क्या है लोकपाल, पहला क्या है, द लोकपाल कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन विद मैक्सिमम 8%। ठीक है, यस, मैक्सिमम 8% इसमें होते हैं लोकपाल, चेयरमैन प्लस 8%, मैक्सिमम 8% इसके साथ, जिसमें कि 50% आपके क्या होने चाहिए, जुडिशियल मेंबर होने चाहिए, 50% जुडिशियल मेंबर होने चाहिए, और 50% ऑफ द जो लोकपाल है, 50% ऑफ द लोकपाल वो कहाँ से आने चाहिए, एस सी एस टी। ठीक है, एस सी एस टी, ओ बी सी एंड वुमेन और माइनॉरिटी, 50% उसमें ये भी होने चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर एंड द मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट आर एक्सक्लूडेड। कैसे एक्सक्लूड कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर को तो लोकपाल ने लपेटे में लिया हुआ है, मतलब प्राइम मिनिस्टर जी उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, 1 और 2 सही है, तो 2 ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सप्रेशन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 1। ठीक है, क्या है एक्सप्रेशन, ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है ये, टेरिटरी ऑफ स्टेट, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट में बस स्टेट आएगा, तो ये नहीं है टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अ यूनियन टेरिटरी इंडोर सिमिलर रिलेशनशिप एट स्टेट विद यूनियन गवर्नमेंट। सिमिलर रिलेशनशिप थोड़ी ना है, यूनियन टेरिटरी तो एकदम कंट्रोल में होता है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, तो एक तरीके से दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। Which of the following can be considered as the main reason for the Indian Constitution to be called a living कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखो, इसको लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कभी भी इसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अगर कहीं है तो एक तरीके से ये हो जाए अमेंडेड, इवॉल्व, चेंजिंग सिचुएशन। ठीक है, 73, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? ठीक है, तो इसमें कितने आ सकते हैं हमारे, तो इसमें सबसे पहले हमको बात पढ़ना होगा, लीकिंग द क्लासिफाइड मटेरियल बाय इंटेलिजेंट ऑफिसर। ठीक है, तो ये देखो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का यहाँ पे आ गया, तो कौन कौन से हैं हमारा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का आ गया है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं एक तरीके से, अगर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट कर देंगे तो ये तो आएगा। गिविंग स्पीच टू टेक अप आर्म, ठीक है, ये भी एक तरीके से आएगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टर्ब किसको कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर को, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर। ठीक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, ये भी आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आता है हमारा। ठीक है, स्पीच विच हैम्पर द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन लोकसभा। ठीक है, ये नहीं आएगा। ठीक है, स्पीच से हम अगर लोकसभा की स्टेबिलिटी हटा देंगे तो भाई जितनी स्पीच दे सकते हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसमें 3 आते हैं हमारे, ओनली 3। Consider the following statement regarding the amendment of Indian Constitution. A bill seeking amendment of the Constitution does not require prior permission of the प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एक तरीके से हमको प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए नहीं चाहिए अमेंडमेंट के लिए, ऑब्वियसली नहीं चाहिए। ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी रेटिफाइड बाय द हॉल, ये तो गलत है, 21। ठीक है, वही रेटिफाइड करेंगे जिसमें फेडरल प्रोविज़न आएगा। 76, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैग। कैग इज़ द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है। रिमूवल ऑफ कैग डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ऑब्वियसली नहीं रिक्वायर करेगा।
पार्लियामेंट का जो मतलब जो कैग का जो रिमूवल है वो सिमिलर हमारा एक तरीके से काम करता है किस पे, सुप्रीम कोर्ट के जज पे काम करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हम हटाते हैं वैसे कैग को भी हटाते हैं। अब जज को हटाने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए ही। जब अप्रूवल चाहिए तो ये भी है, तो ये स्टेटमेंट सही है। द प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब द ड्यूटी एंड पावर ऑफ द कैग इन रिलेशन विद अकाउंट एंड यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ऑथोराइज करता है अंडर आर्टिकल 149 में। आर्टिकल 149 में पार्लियामेंट को ऑथोराइज करता है कि आपको ड्यूटी एंड पावर ऑफ द कैग बतानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisages a dual polity but single citizenship unlike the US where is there is a provision of dual citizenship। ठीक है, तो ये एक तरीके से सही स्टेटमेंट है हमारा। While all the citizens of India, irrespective of the state in which they are born or reside, enjoy the same political and civil right of the citizenship, in the US discrimination can be based on the state citizenship। Obviously दोनों स्टेटमेंट सही है, both 1 and C। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इट इंट्रोड्यूस बाइकामेरलिज्म इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से हमारा क्या है, बाइकामेरलिज्म इंट्रोड्यूस किया था, नहीं किया था, 1919 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बाइकामेरलिज्म। ठीक है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसी में आएगा। इट प्रोवाइड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन। ऑब्वियसली इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया था वहाँ पे। ठीक है, जैसे पहले वो क्या देते थे, मुस्लिम को दे रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, ठीक है, इनको भी एक तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट देने लगे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस फॉर द हाई कमिश्नर ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो ये भी इन्होंने क्रिएट किया गया था। ठीक है, ये भी इन्होंने क्रिएट किया था, तो ये सही हो गया ऑल थ्री। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब टोटलाइजेशन एग्रीमेंट। ठीक है, टोटलाइजेशन एग्रीमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन सा है, देखो टोटलाइजेशन एग्रीमेंट बेसिकली क्या है, एक तरीके से जो टोटल एग्रीमेंट होता है बेसिकली ये रिलेटेड होता है कि आ, हुआ था, किसमें हुआ था, ये रिसेंटली न्यूज़ में हुआ था, तो ये इंडिया और यूएस में हुआ था टोटलाइजेशन एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर फ्रॉम द, कोई भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो बर्डन कर रहे हैं डुअल सोसाइटी सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के लिए, तो उससे रिलेटेड इन्होंने चीज़ें की हुई थी। तो इट इज़ एन एग्रीमेंट थ्रू विच द टू कंट्री प्रोवाइड ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ईच अदर थ्रू वेरियस मीजर लाइक लोअर और जीरो टैरिफ। ठीक है, लोअर या जीरो टैरिफ के बारे में ये नहीं था। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्री में दैट एलिमिनेट डुअल सोसाइटी सिक्योरिटी। ठीक है, तो मैंने बोला था डुअल सोसाइटी सिक्योरिटी रिडक्शन बिटवीन द टू कंट्री, उसके बारे में ये बात हो रही है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आप ये हटा दो। Consider the following statement regarding the Constitution. It determines the relationship among the citizen and also between the. Consider the following statement regarding Constitution. It determines the relationship among citizen and also between citizen and government। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से हमारा क्या है, सही स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, सुप्रीम लॉ होती है जो डिटरमिन कर रही है रिलेशन अमंग द पीपल लिविंग इन द टेरिटरी, ऑल्सो रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। इट स्पेसिफाई हु हैज़ पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी। ठीक है, ये भी स्पेसिफाई करती है कि हु हैज़ पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी, जिससे कि गवर्नमेंट को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक तरीके से हमारा क्या है, सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, द एडवोकेट जनरल मस्ट बी पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट एक तरीके से हमारा क्या है, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होना चाहिए, जज ऑफ द हाई कोर्ट का क्या होता है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एक किसी भी जुडिशियल ऑफिस को 10 ईयर के लिए उसने सर्व किया हो, या कहीं पे वो 10 साल किसी भी हाई कोर्ट में 10 ईयर से ज़्यादा एडवोकेट रहा हो। तो ये क्वालिफिकेशन है जज ऑफ द हाई कोर्ट, तो एडवोकेट जनरल का भी ये क्वालिफिकेशन होता है। रिम्यूनरेशन एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस डिटर्मिन बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक है,
अब देखो जो रिम्यूनरेशन ऑफ एडवोकेट जनरल है, ये हमारा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इसको नहीं फिक्स करता है। ये रिम्यूनरेशन जो भी होता है ये हमारा इसको कौन फिक्स करता है? गवर्नर। जब गवर्नर फिक्स कर रहा है तो कंसर्न स्टेट कहाँ से आ जाएगा? शी होल्ड ऑफिस ऑन द प्लीजर ऑफ गवर्नर। ऑब्वियसली स्टेटमेंट नंबर जो 3 है वो करेक्ट है, गवर्नर के प्लीजर पे, तो इसका कहा हो जाएगा ओनली 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 82। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। The idea of Constituent Assembly for the India was to put forward for the first time by M.N. Roy। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से सही है। कब इन्होंने रखा था? 1934 में रखा था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या थे? एम एन रॉय के होते ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए, कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए ये एक तरीके से पाइनियर ऑफ द इंडिया थे। ठीक है, जिन्होंने रेडियल डेमोक्रेटिज्म पे बात की थी। It it was formed under the scheme formulated by the Wavell Plan in 1945। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो बना था हमारा कैबिनेट मिशन प्लान में बना था, वोवेल प्लान में नहीं बना था। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन कब आई थी इंडिया में? 1946 में। कब आया था? 1946 में आया था, 1946 में आया था। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी थी? तो नवंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। ठीक है, इट्स मेंबर वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो देखो इनडायरेक्ट इलेक्शन हमारा किस में होता था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होता था। ठीक है, तो एक तरीके से ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? गलत है। तो ये स्टेटमेंट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी यूपीएससी में। विच अमंग द फॉलोइंग, ये जो स्टेटमेंट है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एसेंशियल फीचर क्या है हमारा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मोस्ट नेसेसरी, पार्लियामेंट्री जरूरी नहीं है, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ये भी जरूरी नहीं है। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और चेयरमैन। ठीक है, तो स्टेट कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो स्टेट कमेटी का चेयरमैन हमारे पास कौन थे? स्टेट कमेटी का जो चेयरमैन थे वो हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेट कमेटी के नहीं थे, स्टेट कमेटी के नहीं थे, जूनियर, एक तरीके से सरदार पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के थे। ठीक है, प्रोविंशियल, स्टेट कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। रूल ऑफ द प्रोसीजर कमेटी। ठीक है, प्रोसीजर कमेटी के कौन थे? एक तरीके से रूल्स ऑफ द प्रोसीजर कमेटी। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे हमारे? तो इसके चेयरमैन हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी का कौन चेयरमैन था? तो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा तो कौन हो गया? 1 और 3 हो गया। ठीक है, तो 4 हो गया। अब देखो जैसे यूनियन पावर कमेटी है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसका जवाहरलाल नेहरू है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका कौन है हमारे पास? सरदार पटेल साहब है। ओके, ये देखो ये सब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इंडिया कैन एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और इट कैन सीड इट्स पार्ट ऑफ टेरिटरी इन द फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। ऑब्वियसली बात है, इंडिया कर सकता है। Sovereign in the preamble to the Indian Constitution mean there is no authority above Indian and free to conduct affair। Obviously ये भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि ये सॉवरेनिटी को ही तो एक्सप्लेन कर रहा है कि हम सॉवरेन कोई क्यों है, क्योंकि हम अक्वायर भी कर सकते हैं, सीड भी कर सकते हैं, इसीलिए सॉवरेन है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाउ मेनी ऑफ द above were provided in the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1953, 1935। ठीक है, कौन कौन से प्रोविज़न इसमें हमें मिले हुए थे? फेडरल पब्लिक सर्विस सही है, डायरकी एट सेंटर ये भी सही है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई ये भी सही है, ऑल इंडिया फेडरेशन, तो सभी स्टेटमेंट हमारे सही है। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन हमारा बेसिकली मिला हुआ था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक तरीके से मिली हुई थी, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जब मिली तो हमने क्या कर दिया? डायरकी एट द सेंटर कर दिया। ठीक है, जिसमें कि फेडरल सब्जेक्ट को हमने रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, कंट्रोल ऑफ द करेंसी और क्रेडिट के लिए। पब्लिक सर्विस कमीशन एक तरीके से बना था, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना। ओके, फेडरल कोड बने।
हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी अंडर पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है? टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू रिनाउंस, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी फंडामेंटल ड्यूटी है, ऑब्वियसली ये फंडामेंटल ड्यूटी है। टू रिनाउंस द प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन, ये भी एक तरीके से हमारा इसमें आ जाएगा। टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। ये हमारा देखो डीपीएसपी का पार्ट है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। तो इसमें केवल पहला दूसरा सही है, ओनली टू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ग्रीन फ्यूल अलायंस ऑफ द इंडिया। Green Fuel Alliance of the India, it is a joint partnership between India and UAE launched on the sideline of COP28 UNFCC दुबई, ठीक है। तो देखो ग्रीन फ्यूल अलायंस ऑफ द इंडिया जो बेसिकली है, ये जो है डेनमार्क ने अनाउंस किया हुआ है। किसने अनाउंस किया हुआ है? डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इनिशिएटिव किया हुआ है, ठीक है। तो ये इंडिया और दुबई के बीच में तो नहीं है, यूएई, इंडिया और यूएई के बीच में। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग इंडिया डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल फ्रॉम द वेस्ट एशियन कंट्री, ठीक है। तो ग्रीन फ्यूल अलायंस ऑफ द इंडिया का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ द सस्टेनेबल एनर्जी ग्रोथ इन इंडिया बाय इंकरेजिंग कोलैबोरेशन एमंग बिजनेस, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली किसके बारे में? एनर्जी ग्रोथ, सस्टेनेबल एनर्जी ग्रोथ के बारे में हम लोग इसमें बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये इंडिया डेनमार्क एनर्जी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947? क्या इसमें नहीं सही है? इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ट्रांसफर इट्स फंक्शन टू गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो पहला ही स्टेटमेंट एक तरीके से इसमें नहीं सही है। क्यों? क्योंकि इसने जो एबॉलिश किया था, ऑफिस ऑफ वाइस रॉय एबॉलिश किया गया था और इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन हु हैज़ टू बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो यही स्टेटमेंट इसमें क्या है हमारा? गलत है। इट empower constituent assembly to do ordinary legislation till the new constitution drafted, ये भी सही है। इट abolish the office of viceroy, provide गवर्नर जनरल हु हैज़ टू अपॉइंटेड बाय द किंग, ये भी स्टेटमेंट सही है। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट इधर टू ज्वाइन डोमिनियन ऑफ द इंडिया, डोमिनियन पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये भी इन्होंने किया था जिसका कि बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, ठीक है। एबॉलिश ऑफ द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर द फंक्शन ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर, ठीक है। तो ये फंक्शन किसको ट्रांसफ़र इन्होंने किया गया था? ट्रांसफ़र द फंक्शन टू कॉमनवेल्थ अफेयर को ट्रांसफ़र किया गया था, कॉमनवेल्थ अफेयर इसको ट्रांसफ़र किया गया था। The Government of India, with the approval of President of the India, has constituted the 16 Finance Commission recently. किस आर्टिकल के अंदर आ जाता है ये? 280 91. Consider the following statement. The Election Commission of India is responsible for holding election of the पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या हो गया? गलत हो गया। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी का स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, तो सीधा ऑप्शन 4 हो गया, पहला गलत है। 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरिटेंडेंस कंट्रोल डायरेक्शन, ये सब तो सही है। कंसिडर द फॉलोइंग बेनिफिट, क्या बेनिफिट है? हाउ मेनी ऑफ द कैन बी कंसिडर एज द बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी? मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इम्प्रूव क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, ये भी सही है। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बेटर विद इन अदर, ये भी सही है। सब फायदे हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज consulted on which of the following matter while making reservation in the favor of backward classes? क्यों किससे कंसिडर? selection of the chairman, membership of the tribunal, ये भी नहीं। all the matter related to the recruitment of the civil services, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा हमारा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ओनली 3 इसका क्या होगा? हमारा आंसर होगा 93 का। 93 का कौन सा हमारा आंसर है? 93 का ए है, ओके।
ओके, अब क्या बोल रहा है? Recently, the structuring of the Coal and Control Organization has been approved by the Ministry of Finance. In this context, consider the following function of Coal and Coal Controller Organization. ठीक है, क्या क्या फंक्शन इसमें करता है ये? तो पहला इसमें क्या है? पहला ये है कि टू act as a appellate authority in case of dispute between the consumer ownership declaration out of declaration grade and size of the coal, ये भी सही है. To regulate disposal of stock of coal or expected outfit of the coal in the colliery, ये भी सही है. To grant opening reopening of the coal mines seams and section of the seams, ये भी सही है. Submission of monthly coal mine different industry, ठीक है. तो ये चार स्टेटमेंट है, तो चार स्टेटमेंट हमारे चार के चारों इसमें क्या है? सही स्टेटमेंट है. ठीक है, अगर यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, देखो जनरल स्टेटमेंट है तो सही है. देखो ये भी एक तरीके से थोड़ा सा जनरल है, ये भी जनरल है. ये काम के बारे में बता रहा है, जहाँ पे काम के बारे में बताते हैं वो बेसिकली सही होते हैं. अगर उसी में कोई दो ऑर्गेनाइजेशन घुसा दिया, डेटा कुछ घुसा दिया, फैक्ट घुसा दिया, तो वहाँ पे एक तरीके से एक वो गलत कर देते हैं, दूसरा सही कर देते हैं. बट यहाँ पे देखो विजन वालों ने वैसे ही पेपर बनाया हुआ है. कंसिडर द फॉलोइंग children of the following diplomat posted in India: enemy alien, a child of illegal migrant. How many of the above get citizenship by birth? ठीक है, citizenship by birth इसमें कौन होगा? किसी को नहीं मिलेगा. ठीक है, फॉरेन डिप्लोमेट, एनिमी एलियंस, किसी को भी इंडिया का थोड़ी नहीं बना देते हैं. 96. देखो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 150th ईयर ऑफ द अपना इस्टेब्लिशमेंट अभी सेलिब्रेट किया है. इन दिस कंटेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग आईएमडी. इट इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मॉनिटरिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी. ठीक है, अर्थक्वेक एक्टिविटी कौन मॉनिटर करता है? अर्थक्वेक एक्टिविटी एक तरीके से नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी मॉनिटर करता है, एनसीएस मॉनिटर करता है. ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है. तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर हमारा क्या आता है? आईएमडी आता है और एनसीएस, ये दोनों आते हैं. ठीक है, तो ये तो गलत हो गया. हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, यस. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, ये मैंने बता दिया. तो ओनली टू स्टेटमेंट इसके सही है. With reference to the financial emergency, consider the following statement. Once approved by the Parliament, the financial emergency continue indefinitely till it is revoked. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से हमारा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, once approved by the House of Parliament, the financial emergency continue indefinitely till it is revoked. The satisfaction of the President declaring financial emergency is not questionable in any court. ठीक है, तो उसको एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ये आता है. रेजोल्यूशन टू रिवोक फाइनेंशियल इमरजेंसी रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द लोकसभा बाई सिंपल मेजॉरिटी. ये जरूरी नहीं है, प्रेसिडेंट अपने आप भी इसको एक तरीके से क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता है किसी भी टाइम पे. नो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी भी डिक्लेयर किया गया, तो ये सही स्टेटमेंट है. इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1950. ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट को हमें कंसिडर करना है. क्या कंसिडर करना है हमें? Influence of Government of India Act, single constitution both center and state, creating the need of huge population of the country. How many of the above are the reason for elephantine size of the constitution? ठीक है, तो इसमें देखो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर बेसिकली होगा हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सिंगल सिटीजनशिप बात फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट. ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट नंबर हमारा जो 2 है वो सही है, और स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा क्या है? ये भी सही है. बट जो ह्यूज पॉपुलेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कैटरिंग द नीड फॉर द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये ज़रूरी नहीं है कि ये होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि बल्कीनेस उससे नहीं है. बल्कीनेस इस वजह से है क्योंकि हमें एक तरीके से क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जिसमें हम लोग को सब लोग को इंक्लूड करना है. वो तो एक एक पीपल के एक पर्सन के लिए जो भी लॉ होगा वो सभी पर्सन पे अप्लाई हम लोग कर देंगे, या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए जो लॉ होगा वो ग्रुप ऑफ पर्सन पे अप्लाई हो जाएगा. तो ऐसे नहीं ज़रूरी है, ओनली टू. ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा क्वेश्चन करना है. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर द पार्ट ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन बाई द वेरियस कोर्ट. ठीक है, तो इसमें कितने हैं? बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है. सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी सही है हमारा. इफेक्टिव एक्सेस टू जुडिशियरी, इफेक्टिव एक्सेस टू जुडिशियरी
इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ये भी हमारा एक तरीके से आता है। रेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, रेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमारा एक तरीके से क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। सोशलिस्ट स्टेट, ठीक है, सोशलिस्ट स्टेट एक तरीके से हमारा क्या है, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो सोशलिस्ट स्टेट है उसको हमने क्या किया है, प्रियम्बल में किया हुआ है। तो इसमें कितने हमारे हो गए, 1 2 3, और रेड ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, रेड ज्यूरिडिक्शन भी है, ये भी है। ऑब्वियसली बात है, फंडामेंटल राइट है तो वो तो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ही। तो कितने हो जाएंगे इसमें, 4, 5वां नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। स्टेट कौन कौन सा, पार्लियामेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल पंचायत, LIC, ONGC, सभी ऑल 4। ठीक है, तो देखो ये लेक्चर जो हमने कर लिया है कंप्लीट। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। ओके, बाय।